हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में मैं शिव खेरा जी द्वारा लिखित पुस्तक जीत आपकी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीत आपकी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। शिव खेरा अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इनका यूएसए के संस्थापक है। एक लेखक, शिक्षक, बिजनेस सलाहकार, प्रेरक, प्रवक्ता और एक सफल उद्यमी। कई रूप है शिव खेरा के। ये लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने में प्रेरित और सूचित करते हैं। वे अपने असरदार संदेश दुनिया के दूसरी ओर अमेरिका से सिंगापुर तक ले जा चुके हैं। उनकी 30 साल की रिसर्च, सोच समझ और तजुर्बे ने लोगों को खुद पर विश्वास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ने में मदद की है। शिव खेरा 16 पुस्तकों के लेखक हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर यानी कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर यू कैन विन शामिल है, जिसकी 25 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ 16 भाषाओं में बिक चुकी है। इनकी दूसरी किताबें बिक्री के नए स्तर छू रही है। शिव खेरा के प्रभावशाली ग्राहकों में दूसरों के साथ शामिल है जीएम, आईबीएम, एचपी, सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, कैनन, नेस्ले, फिलिप्स आदि। दुनिया भर में 17 देशों के 10,000 लोगों ने उनके प्रेरणादायक कार्यक्रमों से फायदा उठाया और करोड़ों तक उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया है। उन्हें राउंड टेबल फाउंडेशन से मान्यता मिली। रेटरी इंटरनेशनल और लायंस इंटरनेशनल ने सम्मानित किया। इनका ट्रेडमार्क है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। लेखक की ओर से। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। एडविन सिबलिस। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज़्यादातर लोग तो नाखुशी, हताश यानी कि फ्रस्ट्रेशन में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है और न ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं और न ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित हो सकती है। यह किताब किस किस्म की है? What kind of book is this? एक नज़रिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका है। यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब है। इस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज़ को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है। उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? हाउ टू रीड दिस बुक। यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी ज़िंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब में खास बातों का फ़ायदा एक सरसरी नज़र में पढ़ने या पूरी किताब को एक बारी में
घटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही अध्याय बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से न समझ ले, अगले अध्याय को पढ़ने के लिए जल्दबाजी न करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाते जाएं जो आपके लिए ज़रूरी हो। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा जरूर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। स्टार्ट एंड एक्शन प्लान। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए एक कार्य योजना, एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाया है तो यह किताब आपको 3 चीज़ें बताएगी। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं, कब तक हासिल करने की योजना है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल है, जो हर हालत, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा यानी कि डिजायर, रास्ता यानी कि डायरेक्शन, समर्पण यानी कि डेडिकेशन और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। लेसन 1, नज़रिए का महत्व, सकारात्मक रूप अपनाएं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारे ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम उन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है
जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड यानी कि नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? हीरो से भरा खेत। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपने बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देख कर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें हमें 6 सीख मिलते हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे के खेत दूसरी सीख है, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरी सीख है, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथी सीख है, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवी सीख है, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठी सीख है, कोई मौका दोबारा नहीं खटकता, दूसरा मौका
पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। डेविड और गोलियत। हम सभी बाइबिल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशान चूक ही नहीं सकता। इसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी यानी कि पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी यानी कि नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि लोग, संस्था या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? उसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़े कॉरपोरेशनों के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। TQP सारी खूबियों वाले लोग। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्रामों जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सही न हो, और वह सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले लोग होते हैं। मुझे गलत न समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वाले को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही न हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची न हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए,
ये बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाहों या काम करने की हालत के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं उन्हें काम नहीं करना चाहिए। कैलगेरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है, जिससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया, संपूर्णतावादी नज़रिया। मैं संपूर्णतावादी नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ पाँव, आँख नाक, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान हूँ। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियाँ हमारे काम काज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ हमारे पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पैसे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती है। आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हो गया है, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियत टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर पर ये 3 चीज़ें यानी 3 फैक्टर्स तय करती है। माहौल, इन्वायरमेंट, दूसरा तजुर्बा एक्सपीरियंस, तीसरा शिक्षा यानी कि एजुकेशंस। इन्हें हम नज़रिए की 3 ई कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। प्रथम, माहौल यानी कि इन्वायरमेंट। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती है: घर, अच्छा या बुरा असर, स्कूल, साथियों का दबाव, काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले सुपरवाइज़र, मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चे को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं।
जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब यानी कि कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का न होना ही कानून बन जाता हो, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। तजुर्बा, एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। तीसरा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? जिस तरह सेहत खराब न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक यानी निगेटिव न होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत यानी कि पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी खासियतें होती है जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12मासी फल जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फायदे। सकारात्मक नज़रिए के कई फायदे होते हैं। उन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ को उतनी ही आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद। शख्सियत खुशनुमा हो जाता है, जोश पैदा हो जाता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे। निगेटिव एटीट्यूड जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है, और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों
को कामयाब रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाले पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ देह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, पर अक्सर उससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती है, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। कार्य योजना, एक्शन प्लान। सपने तो दर्जनों है, पर अहमियत इस बात की है उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। थियोडोर रूजवेल्ट। अपनी 2 समस्याएं लिखिए, उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। चेतावनी, अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देख पाने की आदत नहीं है। समस्या, संभावित लाभ, समस्या, संभावित लाभ। इस तरीके को भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी आजमाएं। अध्याय 2, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। नॉर्मन विसेंट पीले। हम बचपन में भी नज़रिया अपनाते हैं, वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए हमको सकारात्मक नज़रिया बनाने के उसूलों से वाकिफ़ होना होगा। सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। उन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठ होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजुर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और
कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नज़रिया खुद चुनें। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपने शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्यधारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। नज़रिया बदलने के 8 कदम, 8 स्टेप ऑफ एटीट्यूड चेंज। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कामयाब रखना चाहते हैं तो हमको सावधानीपूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाले सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपये इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको एक तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर न दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देगी, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। कुछ लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छे तरह से किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने क्यों ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर, हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हो। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोल्ट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे।
उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू हो कर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नज़रिया है। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी: अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल उजले पहलू को देखो। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डाले। वह चांदनी रातों में सोया। उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजारकर वह गुजर गया। कुछ न कर हार कर। जेम्स अल्वरी। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है, जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यह वैसी ही बात है जैसे कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियाँ मिलेगी।
जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं खुशियाँ पाने के लिए फलां काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूँगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियाँ पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियाँ शादी हो जाने पर मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियाँ तब मिलेगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियाँ रिटायर होने के बाद मिलेगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आँखों के सामने ही पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वर्तमान में जिए। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में है और यही है। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द है ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूँगा तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियाँ हरा सिग्नल देने लगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टाल मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तीसरा कदम आसान मानने का नज़रिया बनाएं। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपये मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। आशानमंद होने के नज़रिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है तो मैं अपनी बात को न समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं
यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला। वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा, उन्हें इससे क्या सीख मिली? इसका मतलब सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छिपे हुए खजाने की तरह है। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमें स्कूल कॉलेज में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर पर नैतिक शिक्षा देनी होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। नैतिकता विहीन शिक्षा। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं की नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। स्टीवन मूलर, अध्यक्ष, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी को ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह जाता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।